Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students, starts with the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको जो होम टास्क होम असाइनमेंट्स दी जा रही हैं वो आप उसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कंप्लीट कर रहे होंगे. सो एज़ पर शेड्यूल, as you know that due to these vacations, the third wave of coronavirus, we have to just again come back to our online system. So keeping in view that as we had shared the schedule with you already in the form of SMS text, according to that schedule, on the 5th April we have to revise unit number 9, that is the white lamb. But in this chapter we have to revise first 4 questions today as a classwork. Classwork के तौर पे हमने first 4 questions को revise करना था. Okay. So the first question is, what arrangements were made by Navasad for the coming home of Arshak? कहते हैं नवरसद जो था उसने अर्शक के आने के लिए क्या अरेंजमेंट्स, क्या इंतज़ामात किए हुए थे. सो एज़ यू नो उसने बहुत से इंतज़ामात किए थे. फॉर एग्ज़ाम्पल उसने यार्ड को साफ़ किया, फ़र्श को साफ़ किया, टेरेस को साफ़ किया और कुछ जलने के लिए लकड़ियाँ लाई और उन्हें उस आग जलाने की वो जो जगह थी उसके नज़दीक रख दिया. फिर उसने अपने उस भेड़ के बच्चे को तैयार किया उस ज़िबा करने के लिए, ताकि वो अर्शक के लिए उसका गोश्त बना सके. और जब वो वापस घर पे आ रहा था तो उसने कुछ वाटरमेलन्स भी उठा लिए, ताकि ये माइंड में रखते हुए कि अर्शक को ये अच्छे लगते थे. फिर उसने कुछ फिग्स भी ले ली, फिग्स कहते हैं इंजीर को. उसने फिर क्या किया, उन्हें एक ब्राइट सी वोवन बास्केट्स में उनको पैक कर दिया. और उसने एक नया कपड़ा लाया अपने पड़ोसियों से और टेबल पे वो बिछा दिया. तमाम जो धूल थी, जो डस्ट थी, उसको साफ़ किया. कवर द काउच को उसने कवर किया, उस पर कवर चढ़ाया और उस पर एक पिलो रखा, एक तकिया रखा, सरहाना रखा उसके लिए. और जब सूरज ग़रूब हो रहा था उसने आहिस्ता आहिस्ता धीमी धीमी सी आग जला दी और उसने वो स्कीवर्स जो थी, जो सीखें थी, वो शाशलिक के लिए साफ़ की. और फिर वो घर के अंदर गया और टेबल पे बैठ के अपने उस भतीजे अर्शक के लिए, एक्चुअली जो उसका भतीजा था लेकिन वो उसे बेटा कहता था, उसको उसने एज अ बेटा पाला था, उसका इंतज़ार करने लगा. सो ये दीज वर ऑल द अरेंजमेंट्स दैट वर मेड बाय नवरसद फॉर द अराइवल ऑफ अर्शक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज नवरसद सो एक्साइटेड एट द अराइवल ऑफ अर्शक. सेकेंडली बेटा हमें ऑथर पूछता है कि वो इतना एक्साइटेड क्यों था, वो इतना बेताब बेचैन क्यों था अर्शक के आने पे. ठीक है, अब यू नो यू हैव जस्ट लर्न इन द लेसन दैट इट वाज द ओनली वन हु हैड लेफ्ट बिहाइंड इन द फैमिली ऑफ नवरसद. ठीक है, नवरसद की फैमिली में और कोई भी नहीं बचा था. ये उसके भाई और भाभी की एक, आप कह सकते हैं, आखिरी निशानी थी. ठीक है, और यही एक वाहिद ज़िंदा उसका रिश्तेदार था जो अभी तक ज़िंदा था. और उसके बहन और भाई वर्ल्ड वार 2 में भूख की वजह से मर चुके थे. चुनाचे उसने उसकी नवरसद की अपनी बीवी और अपना इकलौता बेटा भी मर चुके थे कुछ साल पहले. सो अब ये उसी का इकलौता बेटा बचा था जिसे उसने अपना बेटा समझ के पाला था. इसके लिए उसने इसकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हर एक चीज़ जो ज़रूरी थी इसके लिए, उसके लिए अपना सब कुछ बेच दिया, उसके एजुकेशन के लिए, उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए. और अब वो एक्साइटेड था कि वो अब देखेगा ऐसे अर्शक को, ऐसा बच्चा जिसको उसने पाला है, जो अब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी है, इन्फ्लुएंशियल भी है और अब वो एजुकेटेड भी है. तो इसलिए वो बेताब था कि अर्शक आएगा तो मैं उसको अब देखूंगा. वो जो बच्चा मैंने बड़ा किया है, जिसको पाला है, जिसकी ज़रूरियात पूरी की हैं हर एक तरीके से, अब मैं उसको देखूंगा तो मुझे बड़ी खुशी महसूस होगी. दैट्स वाई ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड. अब थर्ड जो क्वेश्चन है हमसे वो पूछता है, डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ नवरसद आफ्टर द डिपार्चर ऑफ अर्शक विदाउट मीटिंग हिम. थर्ड क्वेश्चन में हमसे ये पूछता है बेटा कि कहता है कि नवरसद की प्लाइट, बुरी हालत जो थी जब अर्शक चला गया उससे मिले बगैर, तो उसकी बुरी हालत कैसी थी, उसकी हालत कैसी थी, उसकी उस हालत को आपने बताना है, उसके बारे में पूछता है. तो एज वी नो कि इसको किसने बताया था, एक नेबरिंग वुमेन ने इसको आवाज़ दी कि योर सन अर्शक इज़ गोइंग बैक.
ठीक है। तो जब उसे एक औरत ने बताया कि अर्शक अर्शक जा रहा है, तो इसको ऐसे महसूस हुआ एज इफ़ द रूफ हैड कम डाउन ऑन हिज हेड, कि जैसे इसके सर पे आसमान आ गिरा हो, इसका छत आ गिरा हो। तो वो जल्दी से भागता हुआ जाता है लो शेड्स की जानिब। वो जो छोटे, वो जो नीचे उसके घर के नीचे जो शेड्स थे, उन पे क्लाइम करता है, चढ़ता है, छत पे चढ़ता है और देखता है कि उसके बेटे यानी अर्शक की कार जो है वो तेज़ी से रोड के साथ साथ जा रही है दूर। तो वो अंदर से टूट जाता है। तो बेटा क्या होता है, जब वो नीचे आता है ऑर्चिड्स की तरफ, बाग की तरफ जा रहा होता है, तो हिज गेट बिकेम अनस्टेडी। गेट कहते हैं चाल को, ठीक है। उसकी चाल जो थी वो बड़ी अनस्टेडी थी, वो कुछ उस तरह से फर्म नहीं रही। अब उसकी आइज़ जो थी वो ज़मीन पे, उसकी निगाह ज़मीन पे थी, और उसकी बैक जो थी इट वाज मोर स्टूप्ड, वो पहले से ज़्यादा अब झुकी हुई थी। यानी अब ये तमाम उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या बताती है, ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत ज़्यादा उदास था। क्यों? कि उसके बेटे ने उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी थी और उसे मिले बगैर ही चला गया था। और ऐसा बेटा, ऐसा भतीजा जिसको उसने बेटों की तरह पाला था, और उसके लिए उसकी अच्छे फ्यूचर के लिए उसने सब कुछ बेच दिया था। सो दैट्स वाई दैट वाज द रीज़न कि वो अंदर से क्यों टूट चुका था। अब देन हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, फोर्थ क्वेश्चन। बेटा फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या बताता है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी द वाइट लैम्प, इज़ दिस थीम रेलेवेंट टू आवर कल्चर एज वेल। अब बेटा कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी क्या है। सेंट्रल आइडिया, पहले हम सेंट्रल आइडिया पे बात करें। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी हैज़ यूनिवर्सल इम्पैक्ट। इसका एक यूनिवर्सल सा इम्पैक्ट है, ये बड़ा यूनिवर्सल सा एक थीम है कि ये हमें किसके बारे में बताता है, इट टीचेस अस अबाउट द वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप। अब किसका रिलेशनशिप, पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग्स, बच्चों का और वालदैन के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। एंड टेल्स अस दैट द पेरेंट्स ऑलवेज ट्रीट अस विद पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। और ये हमें बताता है कि पेरेंट्स हमें किस तरह से पालते पोसते हैं, किस तरह हमें नर्चर करते हैं, किस तरह रियरिंग करते हैं अपने बच्चों की, कि वो हमेशा आपको सब्र से और आपको समझ के आपको पालते हैं। अच्छा, वो हमें प्रॉपर टाइम देते हैं, हमारी कंपनी में हमारे साथ बैठने में उन्हें खुशी हासिल होती है। और बेटा वो हमें हर एक बेहतरीन चीज़ देने की कोशिश करते हैं, और समटाइम्स वो हमें हमारी तालीम के लिए, हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपनी ज़रूरियात से ज़ायद करने की कोशिश करते हैं, और ज़ायद करते भी हैं, ठीक है। वो हमें बग़ैर किसी लालच के प्यार करते हैं। लेकिन अब इज़ दिस थीम रेलेवेंट टू आवर सोसाइटी? यस डेफिनेटली। कैसे? बट व्हेन द सेम पेरेंट्स दे ग्रो ओल्ड, लेकिन क्या जब वही पेरेंट्स बेटा वो बूढ़े होते हैं, तो क्या उन्हें वैसा ही प्यार, वैसी ही निगहदाश्त और वैसे ही साथ की ज़रूरत नहीं होती जैसे वो अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं। और ये एक नेचुरल फिनोमेनन है कि उनकी वैसी ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं जैसा उन्होंने बचपन में हमें ट्रीट किया। यानी हमारी हर एक चीज़ का वो ख्याल रखते हैं, हमसे वो अटैच रहते हैं, हमसे मिलकर उन्हें खुशी होती है। सो सेम ट्रीटमेंट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस व्हेन दे गेट ओल्डर, ठीक है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो। अच्छा, अब क्या होता है, तमाम इन सेक्रीफाइसेस के बाद इफ पेरेंट्स डोंट गेट सच रिस्पेक्ट, लव एंड केयर फ्रॉम चिल्ड्रन, दे सफ़र विद मेंटल एगनी। तो अगर उनको वही प्यार, वही केयर और वही अटेंशन नहीं मिलते, तो वो जहनी कोफ्त का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि कैसे हमें वो लेसन में एग्जांपल देता है, कैसे कि उसने जब अर्शक को पाला तो उसने हर एक अपनी ज़रूरत को बेच दिया, अपना सामान बेच दिया। किस लिए? जस्ट अर्शक की एजुकेशन के लिए, उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए। लेकिन अब जब अर्शक एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, एक बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल, एक एजुकेटेड शख्स बन के वापस आता है, तो वो अपने उस चचा से, वालद की तरह, जो चचा जिसने उसे पाला था, उससे मिलता भी नहीं है। तो जो रिप्रेजेंटेशन थी उसकी, यानी जब देखते हैं वो लास्ट में बताते हैं कि जब वो ऑर्चिड्स की तरह जा रहा था तो उसकी गेट, उसकी चाल जो थी वो बड़ी धीमी थी, अनस्टेडी थी, अनफर्म थी, ठीक है। उसके बाद उसकी कमर झुकी हुई थी, उसकी नज़रें झुकी हुई थी। क्यों? कि वो जो एक्सपेक्ट कर रहा था, उसकी एक्सपेक्टेशंस को टोटली डिसमेंटल किया था उसके बेटे ने। सो दैट वाज द रीज़न। सो
हमारे माशरे में भी ऐसे ही होता है, जब वालिदैन को उनका प्रॉपर उनकी उनको केयर नहीं मिलती, उनको प्यार नहीं करते बच्चे। आप देख लीजिए ओल्ड एज हाउसेज में अक्सर टीवी पे भी हमें बताते रहते हैं कि वो क्या होता है, वो लोग पागल हो जाते हैं, नीम पागल हो जाते हैं। क्यों? उस अटेंशन ना मिलने की वजह से। सो इन दिस वे दिस थीम इज़ रेलिवेंट टू आवर ओन कल्चर एज वेल. Hopefully, you might have got the idea whatever I have tried to convey to you. And if you still have any problem, any confusion, you may ask me in the comments. I'll be there to assist you. One thing more, please follow this schedule strictly, because inshallah when you'll be back in the school, in the college, the same schedule will be implemented, and as per schedule your test, your exams will be conducted. So बेटा इसको लाइट नहीं लेना है, जैसे जैसे रिवीजन चल रही है उसको रिवीजन को कंटिन्यू करना है. Till our first next lecture, take care of yourself. Allah Hafiz.